हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज गाइडेंस वाले प्लेलिस्ट का पार्ट 3 वीडियो आ गया है, ठीक है। और ये वीडियो स्पेशल है क्योंकि 2025 जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, ओके। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या ख़ास बात है आज के वीडियो में। 2025 स्पेशल है, प्लेसमेंट रोड मैप फॉर ईयर 2025, ठीक है। अगर आप अभी जस्ट 2025 में आप स्टार्ट करने वाले हो अपना प्रिपरेशन, चाहे आप बिगिनर हो चाहे आप एक्सपीरियंसड हो, आपको किस तरह आगे मूव करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यार स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह थोड़ा सा भाषण यानी कि मोटिवेशन। You have a whole new year to restart, refocus, reorganize, get back on track and correct the mistakes you did in 2024. बहुत सारी गलतियां करी 2024 में, उस गलतियों से सीखेंगे, रीस्टार्ट करेंगे, रीफोकस करेंगे और रीऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, ताकि हम अपने ट्रैक में वापस आ सकें। ओके, इट्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी, ऑब्वियसली डोंट वेस्ट इट। इसको वेस्ट नहीं करना है, इट इज़ नेवर टू लेट, हमेशा ये याद रखना। ओके, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स विल बी डिसाइडिंग व्हाट यू विल अचीव बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ओके, मोस्ट पीपल हु डाउट यू, हमेशा ये याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये 3 लाइन। मोस्ट पीपल हु डाउट यू, दे डाउट यू बिकॉज दे कैन नेवर सी देमसेल्व्स डूइंग व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, है ना। सो यू हैव टू डू इट एंड यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिगिनर्स की बात करते हैं, बिगिनर्स अलर्ट, जो फ्रेशर्स हैं या फिर जो एकदम स्टार्ट कर रहे हैं चीज़ों को। हाउ टू स्टार्ट डीएसए फ्रॉम स्क्रैच। अगर आप डीएसए को एकदम स्क्रैच से पढ़ रहे हो या तो आपने जस्ट स्टार्ट किया है, तो किस तरह आपको करना चाहिए और मैंने अपने टाइम में कैसे फॉलो किया था, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है ना, कि सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लो क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ना है या फिर क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है। सबसे ज़रूरी चीज़ यही है। ब्लाइंडली आपको कोई बोल देगा कि भाई जाओ अरे पढ़ लो और अरे पढ़ के आगे, वैसे नहीं होता है। पहले डिसाइड करो और नोट डाउन करो क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर्स हमें पढ़ना है, क्या क्या ज़रूरी है और क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स मैं आपको बताता हूँ, डेटा स्ट्रक्चर जो भी है। सबसे पहले अरे हो गया, है ना। अरे का बेसिक्स क्या होता है, अरे में क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे सर्चिंग यानी कि लीनियर सर्च, अरे को सॉर्ट करने का तरीका, तो जितने भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स होते हैं वो आपको आना चाहिए, राइट, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्ट्रिंग्स पर। स्ट्रिंग्स में भी वही बेसिक्स क्या होता है स्ट्रिंग्स का, स्ट्रिंग्स में क्या क्या ऑपरेशन होता है, सब STR होता है, इरेज होता है और भी बहुत चीज़ें होती हैं स्ट्रिंग्स में। और क्या क्या चीज़ हो सकती हैं, पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग हो सकता है, पैटर्न मैचिंग एल्गोरिदम जैसे KMP हो गया, ठीक है, Z एल्गोरिदम हो गया और भी बहुत चीज़ें हो गई। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। फिर सिमिलरली तीसरा डेटा स्ट्रक्चर क्या क्या है, स्टैक, क्यू, DQ या फिर डेक बोल सकते हैं। इसका भी वही आपको आना चाहिए, बेसिक्स आना चाहिए कि स्टैक क्या होता है, स्टैक में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, स्टैक, क्यू या डेक को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना, हाउ टू इम्प्लीमेंट देम, और उससे रिलेटेड फेमस प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, फेमस टॉपिक्स क्या हैं जो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं लिंक लिस्ट में। लिंक लिस्ट में भी वही चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, लिंक लिस्ट को, तभी तो आप समझोगे कि लिंक लिस्ट है क्या एक्चुअली में। जब तक आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं आता, मतलब अपनी लिंक लिस्ट नहीं समझा है फिर तो, राइट। सिमिलरली लिंक लिस्ट में ट्रैवर्सल कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं किसी नोड को, लिंक लिस्ट को रिवर्स कैसे करते हैं, फिर साइकिल कैसे डिटेक्ट करते हैं लिंक लिस्ट में, सिंगल लिंक लिस्ट क्या होता है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हैश मैप या फिर हैश सेट। बेसिक्स क्या होता है, क्या क्या इसके यूजेज हैं और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता होना चाहिए। हैश मैप और हैश सेट के जितने भी बेसिक ऑपरेशंस है उसका क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। उसके बाद आते हैं प्रायोरिटी क्यू यानी कि हीप। तो उसमें वही चीज़ है, कंसेप्ट्स पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें हैं प्रायोरिटी क्यू में और हीप में। इम्प्लीमेंटेशन आपको आना चाहिए। लेट मी टेल यू, आई एम नॉट श्योर आप लोगों में से कितने को पता है, बट आज से 3 साल पहले माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू मैंने क्रैक भी किया था, बट आई चोज सम अदर कंपनी टू ज्वाइन। मेरे गिटहब में आपको दिख भी जाएगा उसका हिस्ट्री। तो वहाँ पर मुझे प्रायोरिटी क्यू यानी कि मिन हीप को इम्प्लीमेंट करने बोला गया था, ठीक है, एंड आई वॉज एबल टू सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट इट, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया था। ऑब्वियस है, बेसिक्स आपका जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप अच्छे कोडर नहीं बन सकते। सबसे पहले आपको अपना फंडामेंटल स्ट्रांग करना चाहिए। तो कंसेप्ट पता होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए आपको, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, जितने भी इसके ऑपरेशंस है, पुश, पॉप एंड जो भी है उसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, उसका यूजेज क्या क्या है, हाउ टू डिफाइन प्रायोरिटी क्यू को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मेन हीप को कैसे डिफाइन करते हैं, मैक्स हीप को कैसे डिफाइन करते हैं, एक प्रायोरिटी क्यू में अगर आपको कंपैरेटर डालना है, लैम्डा डालना है तो कैसे डालते हैं, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है रिकर्शन में, ठीक है। रिकर्शन का वही है, बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, रिकर्शन लीप ऑफ फेथ क्या होता है, बेस केस क्या होता है रिकर्शन में, हाउ टू राइट अ रिकर्शन लाइक अ स्टोरी, ये चीज़ें क्या होती हैं,
और अगर आपको रिकर्शन का कंसेप्ट पढ़ना है तो 18 वीडियो का एक प्लेलिस्ट है, एंड आई थिंक आप लोग ऑलरेडी सभी लोगों को पता भी होगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा होगा, मैंने डाल दिया है। रिकर्शन का कंसेप्ट का प्लेलिस्ट है, सिर्फ 18 वीडियो है और रिकर्शन में आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इट्स माई गारंटी। ठीक है, आप वो भी देख सकते हो। आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपको रिकर्शन लिखना आ गया है तो नेक्स्ट टॉपिक आपका ट्री होना चाहिए, क्योंकि ट्री क्या है, ट्री इज नथिंग बट अ रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर। अगर आपको रिकर्शन लिखना आता है तो ट्री के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ट्री में जब आप आओगे तो बहुत चीज़ें ट्री में पढ़नी पड़ेंगी आपको, जैसे बाइनरी ट्री क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई गिवन ट्री इज बाइनरी सर्च ट्री और नॉट, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं किसी भी ट्री के, इंसर्ट कैसे करते हैं बाइनरी सर्च ट्री में, डिलीट कैसे करते हैं, ट्रावर्सल कैसे करते हैं किसी भी ट्री में, हाइट कैसे निकालते हैं, डेप्थ कैसे निकालते हैं, बीएफएस क्या होता है बाइनरी ट्री में, डीएफएस क्या होता है, टाइप्स ऑफ ट्रावर्सल्स क्या क्या होता है, टाइप्स ऑफ ट्रीज क्या क्या होता है, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर ट्री जब आपने पढ़ लिया तो आपका नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए ट्राई। ठीक है, ट्राई में सिर्फ 3 या 4 वीडियो अगर आप देख लोगे ना, मेरा जो ट्राई का प्लेलिस्ट है उसका सिर्फ 3 या 4 वीडियो स्टार्टिंग का देख लो, आपको ट्राई का आपका डर चला जाएगा। ठीक है, ट्राई जिसको बहुत लोग प्रीफिक्स ट्री भी बोलते हैं, ट्राई में इंसर्शन कैसे होता है, डिलीशन कैसे होता है, सर्च कैसे होता है, ये सारे ऑपरेशन ट्राई में कैसे करते हैं, अगर आपको वो आता है तो ट्राई के 85% प्लस क्वेश्चन बना सकते हो आप ईजिली। और उसको समझने के लिए बस 2-3 वीडियो की ज़रूरत है, जो कि मेरे ट्राई वाले प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा। ओके, अब आते हैं, अगर आपने ट्री, रिकर्शन और ट्राई अच्छे से समझ लिया तो ग्राफ के लिए आप एकदम रेडी हो चुके हो, है ना। ऑर्डर आपका यही होना चाहिए, पहले रिकर्शन, फिर ट्री, फिर ट्राई, फिर ग्राफ। और ग्राफ के लिए तो यार इतना अच्छा फीडबैक मिला है, मेरा ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस का जो प्लेलिस्ट है बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन जिन लोगों ने कमेंट किया है उन सारे वीडियोज़ में। तो ग्राफ कंसेप्ट्स का भी प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये वन स्टॉप सोल्यूशन मैं तो ज़रूर बोलूँगा इसको, है ना। तो आप डेफिनेटली, चाहे आप बिगिनर हो चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हो, तो ये प्लेलिस्ट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इफ़ यू वांट टू रिमूव द फियर ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, अगर आपने ग्राफ कर लिया तो लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका डीपी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, वन ऑफ द मोस्ट फेमस टॉपिक्स, जो कि ऑलमोस्ट कई सारे कंपनी से पूछे जाते हैं, और इसका भी वन स्टॉप सोल्यूशन मैं अभी बना रहा हूँ, इट इज़ इन प्रोग्रेस, बट इसके कई सारे वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं। डीपी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट, ठीक है, ये भी, इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप डीपी का कंसेप्ट पढ़ सकते हो। ओके, इसके बाद आता है जो थोड़े एडवांस टॉपिक्स आते हैं, जैसे सेगमेंट ट्री हो गया, तो सेगमेंट ट्री का भी कंसेप्ट्स का प्लेलिस्ट मैंने बनाया है। ठीक है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका बेसिक्स आपको आना चाहिए और बेसिक और मीडियम क्वेश्चंस आपको बनाना आना चाहिए, तो आपको सेगमेंट ट्री क्लियर हो जाएगा। इफ़ यू आर अ बिगिनर तो इतना इनफ है आपके लिए कि आप बेसिक और मीडियम क्वेश्चन बना सको सेगमेंट ट्री का, और इनफ है जितना मैंने अभी बताया है इस कंसेप्ट वाले प्लेलिस्ट में। इसलिए ज़रूर से इस वीडियो को इस प्लेलिस्ट को भी देख लेना, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद आते हैं कुछ कुछ टॉपिक्स पर, जैसे स्लाइडिंग विंडो एक टॉपिक हो गया, इट इज़ नॉट अ डिजिटल स्ट्रक्चर बट इट इज़ अ टॉपिक, तो आपको पता होना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, इसका यूज़ क्या है स्लाइडिंग विंडो का, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है एक स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम का। सिमिलरली ग्रीडी भी एक टॉपिक है, एक टेक्निक है ये, है ना। तो ग्रीडी को समझने के लिए आप मीडियम से ईजी लेवल का क्वेश्चन बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आता है दूसरा टॉपिक क्या है, बैक ट्रैकिंग। अगर आपको रिकर्शन लिखना आता है तो बैक ट्रैकिंग शुड बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, कैसे बैक ट्रैकिंग के प्रॉब्लम्स लिखते हैं, बैक ट्रैकिंग का ख़ानदानी टेम्पलेट क्या है, वो भी मैं आपको मेरे बैक ट्रैकिंग के प्लेलिस्ट में दी जाएगा, और उसी टेम्पलेट को फॉलो करते हुए मोस्टली 70 से 80% क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो बैक ट्रैकिंग का। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, क्या यूजेज होता है बैक ट्रैकिंग का। उसके बाद आता है लाइन स्वीप एल्गोरिथम। कुछ ऐसे अभी फेमस टॉपिक्स हैं, जैसे लाइन स्वीप एल्गोरिथम पे भी बेस बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जिस पर मैं कंसेप्ट प्लेलिस्ट बना दूंगा इसका भी ना वेरी सून, तो इसका भी एप्लीकेशन और आपको यूजेज आना चाहिए। उसके बाद आ गया जैसे मोनोटोनिक नेचर वाले डेटा स्ट्रक्चर, जैसे मोनोटोनिक स्टैक हो गया, मोनोटोनिक क्यू हो गया, मोनोटोनिक डेक हो गया, है ना। इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इसका यूजेज क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस में मोनोटोनिक स्टैक या मोनोटोनिक क्यू एटसेट्रा लगाया जाता है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद क्यूमुलेटिव सम, ये सम वाले टॉपिक्स, जैसे प्रीफिक्स सम वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इस तरह के प्रॉब्लम, इनका एप्लीकेशन, इनका यूजेज, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं वो सॉल्व करना, तो ये भी एक टॉपिक है, फेमस टॉपिक है ये भी। और ये सारे टॉपिक ना आपको मेरे गिटहब के लिंक में ज़रूर मिल जाएंगे, है ना। मैंने सेग्रीगेट कर रखा है, जैसे क्यूमुलेटिव का मैंने अलग से एक फ़ोल्डर बना रखा है, फिर इंटरवल बेस्ड प्रॉब्लम का मैंने अलग से फ़ोल्डर बना रखा है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद बिट मैनिपुलेशन है, जिसको आप लास्ट में कर सकते हो। मेरे हिसाब से बिट मैनिपुलेशन इंपॉर्टेंट है कम्पिटिटिव प्रोग्राम के लिए, बट प्रोडक्ट बेस के लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, तो आप इसको लास्ट में कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट है वो ऊपर है लाइन बाय लाइन। उसके दो वही आ गया बिट मैनिपुलेशन, इसमें भी आपको कंसेप्ट्स और इसका एप्लीकेशन आपको जानना पड़ेगा।
उसके बाद आते हैं मैथमेटिक्स। तो यार मैथमेटिक्स तो हर जगह है, ये लाइफ टाइम के लिए है आपके साथ, हर प्रॉब्लम में आपको मैथ दिखेगा, तो ये तो एनीवेज आपको आना ही चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? ओके, ये तो हो गया आपका स्टेप 1। स्टेप 1 क्या था? कि भाई सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स है जो आपको कवर करना है। ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब आते हैं स्टेप 2 पर। तो स्टेप 2 क्या कहता है देखते हैं। स्टडी कंसेप्ट्स एंड फंडामेंटल्स वन बाय वन। तो सबसे पहला चीज़ कि भाई सबसे पहले तो कंसेप्ट पढ़ा करो, किसी भी टॉपिक को अगर आप पकड़ रहे हो तो, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन मत बनाया करो, पहले उसका कंसेप्ट पढ़ो ना, उसके बाद क्वेश्चन पर जाना। और टॉपिक को वन बाय वन पिक करो, जैसे पिक वन टॉपिक एट वंस। आपने एक टॉपिक को पकड़ा और फिक्स कर लिया कि इतने एक्स नंबर ऑफ डेज के लिए आप इसी टॉपिक पर पूरा फोकस करोगे। फिक्स एक्स नंबर ऑफ डेज फॉर दिस टॉपिक। स्टडी दिस टॉपिक्स कंसेप्ट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन। जो भी टॉपिक आपने पकड़ा है, फॉर एग्जांपल अगर आपने स्टैक पकड़ा या हीप पकड़ा, तो उसका बेसिक चीज़ें पढ़ लो, उसका कंसेप्ट पढ़ लो, उसका इम्प्लीमेंटेशन पढ़ लो, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या क्या उसमें ऑपरेशन होते हैं वो चीज़ें पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो पहले आपने एक टॉपिक पिक किया, एक नंबर ऑफ डेज पिक कर लिया कि इतने दिन तक मैं इसी के टॉपिक को पकड़ूंगा और फिनिश कर दूंगा, ठीक है। फिर उसका कंसेप्ट पढ़ा आपने, फिर उसके क्वेश्चंस पर आप आ गए। अब क्वेश्चन भी ऐसे रैंडमली मत बनाया करो। अगर आपको उस टॉपिक को अच्छे से समझना है, उसका पोस्टमार्टम करना है, तो आपको अच्छे क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो सोलली इस टॉपिक को यूज़ करता है, जो सोलली इस टॉपिक को सिखाता है, वैसे प्रॉब्लम। 10 ईजी, 20 मीडियम और 10 हार्ड, और ओनली फेमस इंटरव्यू वाले प्रॉब्लम्स सॉल्व करना इनिशियली, ठीक है। तो रीज़न क्या है? नोट देखो, यहाँ नोट मैंने लिखा भी है। सॉल्व दोज क्वेश्चंस विच आर फेमस और हैव बीन आस्क्ड इन इंटरव्यूज। इसका रीज़न क्या है? सच क्वेश्चंस ऑफन इन्वॉल्व कोर यूजेज ऑफ द टॉपिक, है ना। क्योंकि देखो इंटरव्यू में अगर वो क्वेश्चन आया है, मतलब उस क्वेश्चन में कुछ तो बात होगी, तभी तो इंटरव्यूअर ने पूछा है उस क्वेश्चन को ना। तो फेमस इंटरव्यू वाले क्वेश्चन सॉल्व किया करो। वो तो आपको कहीं से ही मिल जाएगा, गीस फॉर गीस में मिल जाएगा, बहुत सारे लोगों ने डीएसए शीट बना रखा है, वहाँ से ही मिल जाएगा आपको। तो उसको बनाने से आपको फ़ायदा क्या होगा? आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक का किस तरह किस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस टॉपिक को किस तरह यूज़ किया जाता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये स्टेप 2 आपको क्लियर हो गया कि एक टॉपिक को पकड़ना है, एक टॉपिक को कि एक फिक्स नंबर ऑफ डेज के लिए उसका कंसेप्ट पढ़ना है, उसके बाद फिर क्वेश्चन बनाना है, लेकिन क्वेश्चन को भी स्ट्रैटेजिकली बनाना है, जैसे मैंने यहाँ बताया, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है? रिपीट स्टेप 2 फॉर अदर टॉपिक्स। स्टेप 1 स्टेप 2 तो समझ में आ गया था, तो इसी तरह टॉपिक बाय टॉपिक ये स्टेप 2 आपको रिपीट करते जाना है ना। मान लेते हैं स्टैक के लिए आपने स्टेप 2 फॉलो किया, फिर उसके बाद क्यू पढ़ा, फिर उसके बाद हैश सेट पढ़ा, फिर उसके बाद रिकर्शन पढ़ा, फिर ट्री पढ़ा, ट्राई पढ़ा, फिर ग्राफ पढ़ा, फिर डीपी पढ़ा एंड सो ऑन। सबके लिए सेम पैटर्न फॉलो करो अभी, ओके, ठीक है। इसके बाद आते हैं स्टेप 3 पे। व्हेन यू स्टडी अ टॉपिक, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, ये वाली चीज़ है ना। व्हेन यू स्टडी अ टॉपिक एंड सॉल्व क्वेश्चंस यू विल ऑफन ऑब्जर्व पैटर्न्स, ठीक है। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन बना लेते हो तो आपको पैटर्न समझ में आने लग जाता है, और वो पैटर्न बहुत हेल्प करता है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि सब छोड़ छाड़ के पैटर्न रटना स्टार्ट कर दो, नहीं, वो मत करो। आप क्वेश्चन सॉल्व करो इसी ये वाले स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए, आपको खुद ब खुद पैटर्न ऑब्जर्व होगा, और खुद से जब ऑब्जर्व होगा ना, फिर वो कभी आप ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। इसीलिए खुद से ऑब्जर्व की हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं लोगों को, है ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ, व्हेन यू स्टडी अ टॉपिक एंड सॉल्व द क्वेश्चंस यू विल ऑफन ऑब्जर्व पैटर्न्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको 1-2 एग्जांपल देता हूँ, और एक सेपरेट वीडियो भी मैं बना दूंगा कि क्या क्या पैटर्न मैंने ऑब्जर्व किया अपने लाइफ में, जितने मैंने प्रॉब्लम्स बनाए, ठीक है। हो सकता है आपको भी हेल्प हो जाए। तो मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लेते हैं अगर प्रॉब्लम में कुछ ऐसा दे रखा है, फिक्स्ड और वेरिएबल लेंथ का सब अरे या सबस्ट्रिंग की बात हो रही हो, सब अरे या फिर कंटीगुअस या फिर एटमोस्ट के कैरेक्टर या इस तरह का कुछ दिया हो, तो ये स्लाइडिंग विंडो की तरफ हिंट करता है। एंड आई थिंक आपको बहुत लोगों को पता भी होगा ये चीज़ कि अगर प्रॉब्लम में इस तरह का कुछ स्टेटमेंट दिया होता है ना, इस तरह का, तो वो स्लाइडिंग विंडो की तरफ हिंट कर रहा होता है वो। सिमिलरली का एक और एग्जाम्पल देखो, अगर आपके पास ऑप्शंस है, ये तो हर किसी को पता है, तो ख़ानदानी अप्रोच लगाते हैं, रिकर्शन लगाते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन है तो सारे ऑप्शन में जाते हैं हम लोग, और हर ऑप्शन से जो बेस्ट आंसर है वो निकाल के ले आते हैं, ठीक है। और फिर अगर आपको रिकर्शन लिखते हो, तो अगर आपको रिकर्शन ट्री जब आप बनाते हो ना, उसमें अगर आपको रिपीटिंग सब प्रॉब्लम्स दिखते हैं, तो आपको समझ में आया था कि अच्छा भैया हमें मेमोइज भी करना है। तो जहाँ मेमोइजेशन आया मतलब वो डीपी का प्रॉब्लम है। तो समझ रहे हो, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप सॉल्व करते करते पकड़ पाओगे। खुद ब खुद आपको पैटर्न ऑब्जर्व होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन शर्त क्या है कि आपको क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे बहुत सारे, तब आपका दिमाग खुद ब खुद पकड़ने लगेगा इन चीज़ों को, आपके मसल मेमोरी में आने लगेंगी ये चीज़ें, आप पढ़ोगे और आपको समझ में आने लग जाएगा, ठीक है, ओके।
लेट मी नो इफ़ यू ऑल वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन आइडेंटिफाइंग टॉपिक्स फ्रॉम क्वेश्चंस, इट वर्क्स मोर देन 80 to 90%, है ना। कुछ कुछ ऐसे होता है ना पैटर्न जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं अपनी लाइफ में, जिसकी मदद से मैं पकड़ पाता हूँ कि कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन किस टॉपिक को फॉलो करता है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया ना कि अगर फिक्स विंडो की बात हो रही तो स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम है, अगर ऑप्शंस है तो रिकर्शन का प्रॉब्लम है, एंड सो ऑन। तो इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वो भी आपके लिए मैं अपलोड कर दूंगा वेरी सून, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं स्टेप 4 पर। सबसे इम्पॉर्टेंट, एंड आई थिंक अभी जितना कंपटीशन बढ़ चुका है ना, अब ये बहुत ज़रूरी हो चुका है। ट्राई टू गिव लीड कोड कॉन्टेस्ट। किसी का भी कॉन्टेस्ट दे सकते हो, बट मुझे लीड कोड ज़्यादा प्रेफरेबल लगता है, ठीक है। लीड कोड के कॉन्टेस्ट दिया करो। आई थिंक सैटरडे रात को और संडे मॉर्निंग 8 बजे होता है। तो पहले तो मैं काफ़ी दिया करता था, बट वीकेंड में अब मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, तो बहुत रेयरली होता है कि मैं लीड कोड कॉन्टेस्ट के लिए टाइम निकाल पाता हूँ। बट कभी कभी मैं अपलोड करता हूँ उसके क्वेश्चंस, बट आप ज़रूर से किया करो। ट्राई टू गिव लीड कोड कॉन्टेस्ट इफ़ यू हैव रफली कवर्ड ऑल टॉपिक्स। अगर ऊपर जो मैंने आपको स्टेप्स बताए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, अगर वो सब आपने अच्छे से रिया तो रफली आपने कवर कर लिया, तो आपको लीड कोड कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। वट इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व। बहुत लोग पूछेंगे भैया कॉन्टेस्ट दे रहे लेकिन बन नहीं रहा प्रॉब्लम, है ना। वट इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दस कॉन्टेस्ट वाला प्रॉब्लम्स, तो देखो उसमें कुछ कुछ चीज़ें जो आपको करनी चाहिए, जो मैं किया करता था। सबसे पहले तो मैं ये पकड़ता था कि भाई क्यों नहीं बन रहा है, क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में ऐसी क्या खास बात है जो मेरा दिमाग नहीं पकड़ पाया। फिर मैं पकड़ता था कि किस टॉपिक का आखिर वो प्रॉब्लम है। या तो वो टॉपिक मैंने पढ़ा है या और मैं भूल गया हूँ, या फिर वो ऐसा टॉपिक जो मैं कभी नहीं पढ़ा हूँ। अगर वो न्यू टॉपिक हुआ तो मैं उस टॉपिक को पहले पढ़ूंगा, फिर देखूंगा कि इफ़ आई एम एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ठीक है। और अगर वो ओल्ड टॉपिक हुआ और मैं भूल चुका हूँ उसको, तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा उसको रिवाइज कर लूँगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। मुझे अभी तक याद है, आई थिंक आज से 3 साल पहले की बात है, मैंने एक कॉन्टेस्ट दिया था और उसमें MST का एक प्रॉब्लम आया था। क्वेश्चन नंबर 4 था ये लीड कोड कॉन्टेस्ट का। MST आपको पता होगा, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। आई थिंक इसी पर बेस्ड प्रॉब्लम था। तो मुझे ना रिवाइज करना पड़ा था क्योंकि मैं इसका कंसेप्ट भूल गया था। फिर जैसे ही रिवीजन मैंने मारा ना, तो वो क्वेश्चन मुझसे तुरंत बन गया था। तो मैंने कॉन्टेस्ट के बाद उसको, ऑब्वियसली मैंने कॉन्टेस्ट के बाद सॉल्व किया था, क्योंकि कॉन्टेस्ट के दौरान मैं नहीं समझ पाया था कि MST का प्रॉब्लम है। बट जब MST रिवाइज किया, ठीक है, डिस्कस सेक्शन थोड़ा एक्सप्लोर किया, तो वहाँ से पता चला कि MST का प्रॉब्लम है। देन रिवाइज करना पड़ा मुझे, एंड इट्स टोटली फाइन। ऐसे बैठ के रोना नहीं यार नहीं बना, ज़िंदगी बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं करना है ना। आप बैठ के आइडेंटिफाई करो ना, ठीक है। ट्राई टू एक्सप्लोर डिफरेंट अप्रोचेज। और जब आप आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है, तो दूसरों के भी सोल्यूशंस देखा करो यार, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको रियलाइज़ होता है कितने डिफरेंट अप्रोचेज है। या तो आप लीड कोड डिस्कस सेक्शन में चले जाओ, वहाँ पर बहुत लोगों के अलग अलग अप्रोचेज होते हैं, ठीक है। या तो आप यूट्यूब में चले जाओ और यूट्यूब में ऐसे वीडियोस देखा करो जो डिटेल में चीज़ों को बताए, जो पोस्टमार्टम करे क्वेश्चंस का। और जो लोग मुझे फॉलो करते आए हैं उनको पता होगा, आई यूजुअली डू पोस्टमार्टम ऑफ टफ क्वेश्चन। जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं जनरली मेरे उसके 1 आवर के भी वीडियो चले जाते हैं, 40-50 मिनट का वीडियो चला जाता है। उसके पीछे रीज़न यही है कि मैं पोस्टमार्टम करता हूँ और मैं जनरली बिगिनर सेंट्रिक रखता हूँ अपने वीडियोज़ को, ताकि एक बिगिनर भी उसको समझ सके, है ना। मेरा ऐसा कोई मुद्दा नहीं कि एक स्पेसिफिक ऑडियंस को मुझे कवर करना है। मुझे स्पेशली ऐसा वीडियो बनाना है जो हर कोई देख सके, इवन बिगिनर भी देख सके और एक एक्सपर्ट भी उस वीडियो को देखकर समझ सके, ठीक है। तो आप डेफिनेटली यू कैन लेट मी नो ऑल्सो, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपलोड किया करता हूँ कॉन्टेस्ट के क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, तो ये 4 चीज़ें आप ज़रूर किया करो। जब भी आपसे कोई प्रॉब्लम या कॉन्टेस्ट अगर आपका ख़राब जाता है तो पकड़ो क्वेश्चन को, ठीक है, और देखो इन चीज़ों से आइडेंटिफाई किया करो कि आप क्या करना है उस प्रॉब्लम के साथ। आपको क्या, आपको नया टॉपिक है वो एकदम, या फिर आपको रिवाइज करना चाहिए उसको, या फिर कोई टॉपिक आपने कभी देखा भी नहीं है तो उसको दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, ठीक है। और मल्टीपल अप्रोचेस देखा करो हर प्रॉब्लम का, इससे आपको थोड़ा टाइम निकाल के देखा करो। अगर टाइम नहीं है तो इट्स ओके, बट टाइम निकाला करो थोड़ा थोड़ा। अगर आप थोड़ा सा भी टाइम स्क्वीज़ करके निकाल पा रहे हो तो ज़रूर डिस्कस सेक्शन में देखा करो लोग कितने तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, या फिर यूट्यूब वीडियोज़ में देख लिया करो, ओके, ठीक है। अब आते हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के पास, कि अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, आपके पास 1 ईयर या 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आपको किस तरह फॉलो करना और क्या क्या टॉपिक्स पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो आपको तो डेफिनेटली जो ऊपर के स्टेप्स थे फंडामेंटल्स वाले, वो तो आपको ऑलरेडी कवर्ड होगा क्योंकि आप एक्सपीरियंस हो। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको फंडामेंटल्स पता होंगे, आपको पता होगा क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना चाहिए, राइट। तो आप एडवांस टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करो। जैसे आप डीपी में ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, ग्राफ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, सेगमेंट ट्री पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, DSU पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, और DP जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट, Amazon,
ये लोग डीपी बहुत पूछते हैं, ठीक है। फॉर एवरी गुड पेइंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आपको ये टॉपिक्स पर आपका हाथ अच्छे से होना चाहिए बैठा हुआ, ठीक है, ओके। और रिवाइज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ऑब्वियसली जो ऊपर मैंने स्टेप 1 में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनाए थे उसको आपको रिवाइज तो एनीवेज करना ही है। रिवीजन इज समथिंग जो सभी के लिए लागू होता है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई टीचर हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा डोप कोडर हो, ठीक है। तो रिवीजन सबको करना पड़ता है, तो आपको भी रिवीजन करना है। और सिस्टम डिज़ाइन बेसिक, अगर आप 1 ईयर या 2 ईयर या 3 ईयर्स एक्सपीरियंसड हो तो आप सिस्टम डिज़ाइन का बेसिक्स पढ़ोगे तो इनफ होगा वो आपके लिए। अगर आप 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर एक्सपीरियंस हो तो ऊप्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ऊप्स इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी यूजफुल इन फ्यूचर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एंड वेरी सून आई विल प्लान टू मेक अ डिटेल्ड प्लेलिस्ट ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, जो कि बिगिनर फ्रेंडली होगा। और अगर आप सीनियर रोल्स के लिए जॉब देख रहे हो, मतलब आपके पास एक्सपीरियंस 4 या 4+ ईयर्स का है, तो डेफिनेटली आपको इंटरमीडिएट एंड एडवांस सिस्टम डिज़ाइन आना चाहिए। और LLD, मशीन कोडिंग राउंड, ये सब चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्रैक करना है। अब सिस्टम डिज़ाइन के बारे में भी अलग से मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए सिस्टम डिज़ाइन, LLD, मशीन कोडिंग राउंड एंड एट्सेट्रा एंड ओप्स, ये सब भी। तो इसके लिए भी अलग अलग प्लेलिस्ट आएगी। अभी मैं सिर्फ टॉपिक बता रहा हूँ कि किस तरह आपको फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए रास्ता बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उनको पता है कि उनको क्या करना है, बस आपको रिविजन मारना है, ठीक है। ऑलरेडी आपको सिस्टम डिज़ाइन पता होगा क्योंकि आप एक्सपीरियंस हो, आपको LLD पता होगा क्योंकि आप एक्सपीरियंस हो, आपको ऊप्स पता होगा आप एक्सपीरियंस हो, बट आपको रिवीजन करना पड़ेगा। बहुत लोग क्या होता है कि DSA भूल जाते हैं क्योंकि वो ऑब्वियस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो DSA प्रैक्टिस में नहीं रहता। बट इन टॉपिक्स को ना ज़रूर से रिवाइज कर लेना, दीज विल बी वेरी हेल्पफुल, है ना, स्पेशली फॉर गुड पेइंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, हाउ टू बी कंसिस्टेंट। तो यार सबसे इरिटेटिंग क्वेश्चन यही होता है। अगर ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो इफ़ यू आर रियली डिटरमिन्ड टू अचीव योर गोल ना, तो यू शुड नॉट बी आस्किंग दिस क्वेश्चन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप सच में डिटरमिन्ड हो, सच में आप मोटिवेटेड हो कि आपको गोल अचीव करना है अपना, तो आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। आइडियली आपको नहीं पूछना चाहिए, बट स्टिल देर आर फ्यू थिंग्स विच यू कैन डेफिनेटली डू, है ना। वो क्या क्या है, वो आप क्या क्या कर सकते हो, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ध्यान देना, क्रिएट स्मॉल गोल्स, है ना, डेली या वीकली गोल्स बना लो और वो आपको अचीव करना होता। मतलब कभी भी अनरियलिस्टिक गोल मत किया करो कि भाई आज का दिन और कल का दिन मिला के मैं स्टैक, सेगमेंट्री, DP और ग्राफ सब कंप्लीट कर लूँगा। ऐसे अनरियलिस्टिक गोल कभी मत बनाया करो, वरना घंटा कुछ नहीं अच्छे से कवर हो पाएगा, ठीक है। हमेशा छोटे छोटे गोल्स बनाया करो, रियलिस्टिक गोल होने चाहिए, है ना। इम्पॉसिबल गोल मत बनाया करो क्योंकि वो नहीं होगा, फिर आप डिप्रेशन में चले जाओगे, है ना। ब्रेक लार्ज टॉपिक्स इनटू स्मॉलर सब टॉपिक्स। फॉर एग्जांपल, अगर मान लेते हैं इंस्टेड ऑफ कंप्लीटिंग एंटायर स्टैक इन 3 days, गिव 2 days टू स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, गिव 2 days टू मोनोटोनिक स्टैक एंड एटसेट्रा, है ना। इंस्टेड ऑफ स्टैक को 3 दिन में कंप्लीट कर लो पूरा का पूरा, आप वो ना करके 2 दिन निकालो, स्टैक के इम्प्लीमेंटेशन देखो कि किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है स्टैक को, है ना। इम्प्लीमेंट अ स्टैक यूजिंग क्यू, इम्प्लीमेंट अ स्टैक यूजिंग अरे, ये सारी चीज़ें देखो। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो। और फिर उसके बाद अलग टॉपिक, स्टैक में भी मल्टीपल सब टॉपिक्स हैं, उसके लिए अलग से 2 दिन निकालो। इस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व किया करो, किसी भी टॉपिक को पढ़ा करो, छोटे छोटे गोल्स बनाओ, ओके। उसके बाद सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। अगर छोटे छोटे जो गोल्स आपके हैं ना, अगर आप वो कर लेते हो, मान लेते हैं आपने 2 दिन किसी गोल नंबर 1 के लिए बनाया था, 2 दिन गोल नंबर 2 के लिए बनाया था, 2 दिन गोल नंबर 3 के लिए बनाया था, जब ये कंप्लीट हो तो आप उसको सेलिब्रेट किया करो यार, है ना। अपने आप को शाबाशी दो कि भाई तुमने ये छोटे छोटे गोल कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। और कभी भी ऐसे दूसरे को देख के डिमोटिवेट मत हुआ करो, जो लिंक्डइन में डाल देते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर या ब्ला ब्ला, बहुत चीज़ें डालते हैं। तो दूसरों की सक्सेस को देख के डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, है ना। या तो आप ध्यान ही मत दो उधर, है ना। आप अपने छोटे छोटे गोल्स को देखो और वहाँ से आप मोटिवेट हो, यहाँ से खुश हो जाओ आप कि आपने छोटे छोटे गोल्स कंप्लीट किए। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, है ना। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मैं थ्योरी यहाँ पर झाड़ रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी दिस रियली हेल्प्स। छोटे छोटे गोल को तोड़कर जब आप बड़ा टास्क करोगे ना, तब आपको मज़ा आएगा, रियल मज़ा तब आता है। डेडिकेट स्पेसिफिक टाइम ईच डे, या तो ईच वीक, या तो हर दिन एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स कर लो, या तो हर हफ्ते का एक दिन कोई फिक्स कर लो और उसी दिन आपको पढ़ना है, 1 दिन या 2 दिन जो भी है डेडिकेट कर लो कि इस दिन आपको ये चीज़ करना है या इस टाइम आपको ये चीज़ करना है। रैंडमली कभी भी उठ गए और पढ़ लिया, कभी मन किया नहीं पढ़ा, कभी मन किया तो पढ़ लिया, ऐसे कभी मत किया करो। तभी आप में डिसिप्लिन आएगा, सबसे ज़रूरी डिसिप्लिन है और आपको सच में कंसिस्टेंट होना है। तो
ट्रैक योर प्रोग्रेस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में तो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो गया है। आप या तो गिटहब पे अपने प्रोग्रेस को डालो, मतलब आपने आज मान लेते हैं आपने 5 सवाल बनाए तो 5 को गिटहब पे डाल दो ताकि आप उसको रिवाइज भी कर सको। या तो उसका पीडीएफ नोट्स बना लो ना, और उसको लोगों से शेयर करो कि देखो भाई ये नोट्स था और आपका प्लेसमेंट लग गया, तो आप उनको बोलना कि ये मेरा नोट्स है और मैंने इससे पढ़ाई करी थी और मेरा प्लेसमेंट लग गया, तो उनको भी हेल्प हो जाएगी, उनके लिए पीडीएफ बनाओ। या तो बहुत लोग मैंने नोटिस किया कि लिंक्डइन पे भी डालने लग गए हैं आजकल, तो लिंक्डइन पे डालो अपने हर दिन के सक्सेस को। किसी का 100 दिन कंप्लीट हो गया कंसिस्टेंसी का, तो वो वहाँ पर डालता है कि आई हैव कंप्लीटेड 100 डेज, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लिंक्डइन पे डालने से फ़ायदा क्या होता है कि आप अकाउंटेबल होते हो कि हाँ भाई आप डाल रहे हो तो आप बिल्कुल सही चीज़ डाल रहे हो। और अगर आपने मान लेते हैं लिंक्डइन पे बोल दिया कि भाई नेक्स्ट 100 डेज़ के लिए आप कोडिंग करोगे, तो 2 दिन के बाद अगर आपने छोड़ दिया तो आपको खुद गिल्ट फील होगा कि लोग क्या सोच रहे होंगे आपके बारे में। लिंक्डइन में तो आपने सीना ठोक के बोल दिया कि आप 100 दिन करोगे, अब आप नहीं कर रहे हो तो आपको करना पड़ेगा, है ना। तो इन चीज़ों का थोड़ा तो इम्पैक्ट होता है, मतलब पहले तो ऐसे लिंक्डइन ये सब नहीं हुआ करता होगा, आई थिंक जो हमारे सीनियर्स रहे होंगे, बट स्टिल आज ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है तो इसको यूटिलाइज़ करो अच्छे से। यहाँ पर भी आप अपने प्रोग्रेस को डाल सकते हो लिंक्डइन पर भी। फिर और या तो फिर बहुत लोग क्या करते हैं कि इंस्टाग्राम पे अपनी जर्नी शेयर करते हैं कि किस तरह उन्होंने प्रिपेयर किया, या फिर किस तरह वो प्रिपेयर कर रहे हैं, हर दिन का प्रोग्रेस डालते हैं इंस्टाग्राम पे। तो कोई भी प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर सकते हो, बशर्ते आपको उसको कंस्ट्रक्टिवली या फिर एकदम गुड वे में यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि इंस्टाग्राम खोला और रील्स देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। इंस्टाग्राम को अगर आपने यूज़ करना है अपना प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए, तो सिर्फ प्रोग्रेस को ट्रैक करो और कुछ एक्स्ट्रा मत करो अभी के लिए, एटलीस्ट जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपने गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू ऑनेस्टली डू अबव फॉर एटलीस्ट 1 to 2 वीक्स, जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई ना कंसिस्टेंट रहने के लिए, अगर आप ऑनेस्टली सिर्फ 1 या 2 हफ्ता भी कर लोगे ना इन सबको, तो इट विल स्टार्ट बिकमिंग अ हैबिट, आपके हैबिट में आ जाएगा। फिर एक दिन मिस भी होगा ना तो आपको खुजली होगी, अरे यार कैसे मिस हो गया, आपको बहुत बुरा लगेगा, खुद में गिल्ट लगेगा, तो आप उसको कवर करने की कोशिश करोगे, है ना। जैसे मेरे साथ क्या होता है, मैं हर दिन वीडियो डालता हूँ, किसी एक दिन मिस भी होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, ट्रस्ट मी। तो मैं क्या करता हूँ, कभी लेट नाइट डाल दिया, चाहे रात भी हो गई तो रात को भी डाल देता हूँ कभी कभी, क्योंकि मुझे खुद में बुरा लगने लगता है, मेरे हैबिट में वो आ चुका है ना। एंड आई थिंक आप जो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं उनको ऑलरेडी पता भी होगा कि ऑलमोस्ट हर दिन मॉर्निंग में एक वीडियो आती है मेरे चैनल पे। वर्स्ट केस में कुछ भी ना आए तो एक वीडियो तो आ ही जाती है, वरना वीकेंड्स में कभी मुझे ज़्यादा टाइम मिल गया तो मैं कंसेप्ट्स के प्लेलिस्ट के वीडियोज़ भी डाल देता हूँ, है ना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं यार। की टेक अवेज क्या है, इतना जो भाषण दिया है पूरा, इतनी कहानियाँ सुनाई हैं, तो उसका की टेक अवे क्या है। सबसे पहले कंसिस्टेंसी इज़ द की, 50,000 बार बोल चुका हूँ ये चीज़, इसको कभी भूलना मत। दिस विल वर्क लाइक अ मैजिक, ट्रस्ट मी, कंसिस्टेंसी वर्क्स लाइक मैजिक। स्टार्ट स्मॉल बट स्टे रेगुलर, भले छोटा छोटा चीज़ करो बट रेगुलर रहो, कंसिस्टेंट रहो, है ना। बिलीव इन योर सेल्फ, एवरी एक्सपर्ट वॉज वंस अ बिगिनर, ये याद रखना, ठीक है। 2025 इज योर ईयर टू शाइन, मेक द मोस्ट ऑफ इट, ओके। एंड अबव ऑल, सब कुछ खत्म करने से पहले यार, वेरी वेरी थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन। ट्रस्ट मी, आपकी हर एक अच्छे कमेंट का स्क्रीनशॉट है मेरे गैलरी में, मेरे फ़ोन की गैलरी चेक करोगे, स्क्रीनशॉट भरा पड़ा है आप लोग के कमेंट्स के, जो प्यारे प्यारे कमेंट्स आप करते हो। तो आपका सपोर्ट मेरे लिए इनफ है, ट्रस्ट मी। आप लोग सभी को पता होगा कि आज तक मैंने कोई भी पेड कोर्स प्रमोट नहीं किया अपने किसी भी वीडियो में, ठीक है, कोई भी पेड कोर्स नहीं प्रमोट किया। और कितने सारे मुझे लिंक्डइन पे और जीमेल पे मुझे ऑफर्स आते हैं कि उनका पेड कोर्स प्रमोट करना है। बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, कुछ फेमस भी हैं, कुछ न्यू भी हैं, बट आज तक मैंने नहीं प्रमोट किया। और मैं हर ऑफ़र को मैंने डिनाई किया है, क्योंकि मैं पेड कोर्स को प्रमोट नहीं करना चाहता, ठीक है। मेरे लिए आप लोगों का जो कमेंट्स होता है ना, वो ही इनफ है, ठीक है। थैंक्स टू एवरी वन ऑफ यू, योर कमेंट्स हैव रियली मोटिवेटेड मी एंड टुडे वी आर हियर, है ना। लव एंड रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड येस, सो गाइज, लाइक ऑलवेज, आओ स्टोरी से कोड लिखें, #CodeSourWithMike। याद रखना, स्टार्ट भी मैंने एक दिन ऐसा ही किया था। एक समय ऐसा था जब मेरे आई थिंक 20 या 25 फिर 50 सब्सक्राइबर्स हुए थे, तो मैं बहुत खुश हुआ था। फिर 100 हुए थे, फिर 500 हुए थे। तो हर किसी ने बहुत छोटे चेंजेस से ही स्टार्ट किया है। देखो कितने छोटे जगह से मैंने स्टार्ट किया था, है ना। और यहाँ से यहाँ तक का जर्नी बहुत ही मुश्किल से रहा है, बहुत ही मुश्किल रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत स्मूथ रहा है, बट कंसिस्टेंसी की वजह से यहाँ का जर्नी कवर हो गया, है ना। तो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आप लोगों को पता होगा कि दिस इज़ मी मेनी ईयर्स अगो। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। आई होप 2025 बहुत प्रोडक्टिव रहे आप सभी का। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर ऑल दी सपोर्ट एंड लव यू हैव शोन एंड यू हैव शावर्ड ऑन मी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।